हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन ग्रामर की दुनिया। हम एमपी टीचर रिक्रूटमेंट 2022 के लिए पढ़ रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच का जो सिलेबस दिया गया है उसमें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैथोस और आयरनी, ये 5 फिगर्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आपको मिल जाएं। सिमिली की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सिमिली की डेफिनेशन में आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड between two objects of different kinds which have at least one thing in common, and the comparison words like, as, so are used। 3 बातें निकल कर आती हैं। सिमिली में 2 अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन किया जाता है, जिसमें कंपैरिजन के जो पॉइंट होता है कम से कम एक पॉइंट दोनों ही ऑब्जेक्ट में कॉमन होता है, और थर्ड जो कंपैरिजन वर्ड्स हैं जैसे लाइक, एज, सो, ये यूज होते हैं। तो सिमिली वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें 2 अलग अलग वस्तुओं में तुलना की जाती है, जिनमें कम से कम तुलना का एक गुण समान होता है और तुलना के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। Thy soul was like a star dwelt apart। इसमें जो कंपैरिजन किया जा रहा है दाई सोल, और किस में किया जा रहा है आ स्टार। तो 2 ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन है, और कंपैरिजन में जो एक गुण है वो है ड्वेल्ट अपार्ट, ये गुण की समानता है। और कंपैरिजन को जो शब्द है वो लाइक यूज किया गया है। तो तुम्हारी आत्मा एक तारे के समान है जो दूर निवास करती है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो मर्सी पोइम से है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। दया का जो गुण है इज नॉट स्ट्रेंथ, उसको बल द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ये ऐसे टपकती है जैसे कि आकाश से सुखद वर्षा आती है। तो किस किस में कंपैरिजन हो रहा है? इसमें कंपैरिजन हो रहा है आपका मर्सी में और दूसरा जेंटल रेन में। इन 2 ऑब्जेक्ट में कंपेयर किया जा रहा है। कंपेयर का गुण कौन सा समान है? एक है टपकना और दूसरा है जेंटल। तो जिस प्रकार वर्षा आकाश से स्पॉन्टेनियसली यानी कि विदाउट एनी फोर्स स्वाभाविक रूप से टपकती है, उसी प्रकार जो मर्सी है वो मनुष्य के हृदय से स्पॉन्टेनियसली स्वच्छंद रूप से निकल कर आती है, और दोनों ही जेंटल हैं। इनके मर्सी भी सुख पहुंचाती है और वर्षा भी सुख पहुंचाती है। नेक्स्ट है आपका मेटाफर। तो मेटाफर का मतलब होता है वही मान लेना, यानी कि जिससे तुलना की जा रही है उसी को मान लेना। तो रूपक को अगर हिंदी में समझें तो वही रूप को धारण कर लेना, उसी रूप को धारण कर लेना। एग्जाम्पल समझिए। इन मेटाफर द रिजेम्बलेंस इज assumed as an imaginary identity rather than directly stated as a comparison। इसमें क्या होता है? द रिजेम्बलेंस, जो आपकी समानता मानी जाती है, इज एज्यूम मान ली जाती है एज एन इमेजिनरी आइडेंटिटी, एक इमेजिनरी आइडेंटिटी के समान ही उसको मान लिया जाता है। रादर देन डायरेक्टली स्टेटेड और कंपैरिजन, इसमें सीधे कंपैरिजन नहीं किया जाता है।
तो अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, यानी कि थोपी हुई सिमिली है, वही मानी हुई सिमिली है। और कंपैरिजन के जो वर्ड होते हैं इसमें एज, लाइक, सो ये यूज नहीं किए जाते हैं। एग्जाम्पल को समझिए। रॉबर्ट बर्न का एग्जाम्पल है माई लव इज अ रेड रेड रोज। इसमें कंपेयर किस किस में किया गया है? ओ माई लव, और किससे किया है? एक रेड रोज से। तो रेड रोज, अपने प्यार को उसने रेड रोज मान लिया है, उसके समान नहीं बल्कि उसको ही मान लिया है। अगला लाइन देखिए, ओ माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज। तो इसमें इन्होंने क्या किया है? लाइक से तुलना की है। मेरा प्यार जो है वो एक लाल गुलाब की तरह है। तो लाल गुलाब तो नहीं बल्कि उसकी तरह है। जब उसके जैसा है तो सिमिली है, जब वही है तो मेटाफर है। इतना ही अंतर है। ही फॉट लाइक ए लायन, बस शेर की तरह लड़ा। तो ही फॉट अ लायन, ही वॉज अ लायन इन द फाइट, यहां पर मेटाफर है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। तो यहां जीवन को स्वप्न मान लिया गया है। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, रिवेंज को वाइल्ड जस्टिस माना गया है। रिचर्ड वॉज अ लायन इन द फाइट, रिचर्ड को लायन माना गया है। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, विभिन्नता को मसाला माना गया है जीवन का। ठीक है, अगला देखते हैं। अब एलिमेंट ऑफ मेटाफर की बात हो रही है। तो देखिए मेटाफर में दो एलिमेंट होते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट इन these examples we can distinguish two elements, the metaphorical term and the subject to which it is applied। दो टर्म होती हैं, एक जिससे इसको लगाया जाता है, दूसरा वो सब्जेक्ट होता है। तो जो सब्जेक्ट होता है जिससे हम, जिसकी दूसरे से रिजेम्बलेंस करते हैं, दूसरे से समानता करते हैं, तो उसे कहते हैं टेनर। तो टेनर माई लव है और जो व्हीकल है वो रोज है। तो टेनर को व्हीकल ही मान लिया जाता है, तब मेटाफर होता है। थर्ड पर्सन जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है वो है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी निर्जीव चीज को पर्सन मान लेना, यानी कि लाइफ लेस थिंग को एक लिविंग थिंग्स मान लेना। एग्जाम्पल पढ़ते हैं और इसकी डेफिनेशन लेते हैं पहले। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, वो चीजें जो निर्जीव हैं और अमूर्त हैं, आर कंसीडर्ड एज लिविंग बींग्स। तो इनको क्या माना जाता है? एक लिविंग बींग्स माना जाता है, जीवित चीजें मान लिया जाता है। तो पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग एनी ह्यूमन एट्रीब्यूट टू एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन एट्रीब्यूट करना, यानी कि मनुष्य के गुण प्रदान करना होता है। तो जिनको हम ह्यूमन बींग्स के गुण प्रदान करते हैं तो क्या होता है? दे बिहेव एज ह्यूमन बींग्स, वे मनुष्य की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब हुआ निर्जीव चीजों को सजीवता देना, उनको जीवंतता देना, इनके लिविंग बींग्स की तरह मान लेना। एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। द विंड विस्पर्ड, हवा फुसफुसाई। तो फुसफुसाता कौन है? जिसमें जीवन होता है, जिसमें लाइफ होती है, वही तो फुसफुसाएगा। थ्रू द ट्रीज, पेड़ों से होकर के। और द फ्लावर्स डांस इन ब्रीज, और फूल जो है हवा में नाचे। तो नाचता कौन है? जिसमें जीवन होता है। 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस। देखिए इस पहली लाइन में तो आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो हाइपरबल है, लेकिन हमने जो बिलू किया है इस पोइम में ये आपका पर्सोनिफिकेशन है। 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस, मैंने एक नज़र में 10,000 को देखा। टॉसिंग देयर हेड्स, अपने सिरों को उछालते हुए। तो सिर को कौन उछाल रहा है?
फूल उछाल रहे हैं। तो यहाँ फूलों को, फ्लावर्स को, जो डैफोडिल्स के फ्लावर हैं उनको जीवित मान लिया गया है। ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे बच्चे अपने सिरों को उछालते हैं। द बेब्स बिसाइड देम डांस्ड, तो उन फूलों के बराबर में जो लहरें थीं समुद्र की वो भी डांस कर रही थी। तो आप देख रहे हैं कि इस लाइन में जो है आपके पर्सोनिफिकेशन है। इस लाइन को देखिए जो कि टू मिल्टन, एक पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उस पोइम्स की लाइन है, द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। समुद्र को यहाँ पर उन्होंने एक महिला माना है, एक स्त्री माना है जो अपना बॉसम को, अपने सीने को बेयर्स करती है टू द मून, समुद्र यानी कि चंद्रमा के लिए, जो अपना वक्ष स्थल समुद्र चंद्रमा के लिए खोलती है। तो यहाँ पर समुद्र को पर्सोनिफाइड किया गया, वुमेन माना गया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सन स्माइल डाउन ऑन अस, सूरज हम पर मुस्कुराया। तो सूरज एज ए सन, एज ए लिविंग बीइंग जो मुस्कुराता है। द स्टोरी जम्प्ड ऑफ पेज, कहानी पेज से कूदी। लाइट डांस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर प्रकाश नाचा। तो प्रकाश को एज ए डांसर बता दिया गया है। द स्टार विंग्ड इन द नाइट स्काई, तो जो विंग्ड है इसका मतलब होता है पलकें झपकाना, आंखों की पलकें झपकाते हैं। तो तारों ने रात के आकाश में अपनी पलकें झपकाईं। द साइलेंस क्रेप्ट इनटू द क्लासरूम, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन द किंग्स हेड, लिटिल सोरोज सिट एंड बीप। तो यहाँ पर सोरोज, डेथ, एक्सपीरियंस और साइलेंस को पर्सोनिफाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं पैराडॉक्स की। देखिए पैराडॉक्स का अर्थ जो हिंदी में है वो विरोधाभास होता है। विरोधाभास से आशय है आभास आपको विरोध लगेगा लेकिन एक्चुअल में वो उल्टा नहीं होगा, आभास उल्टा लगेगा। यानी कि आपको दिखेगा तो उल्टा लेकिन सीधा साधा अर्थ उसमें छिपा होगा। और इस पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच को हम ऑक्सीमोरन और जो एंटीथीसिस है उन दोनों फिगर ऑफ स्पीच के साथ सीखेंगे तो इसका अर्थ जो है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। समझते हैं। अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है दैट अपीयर्स कंट्राडिक्टरी, जो उल्टा तो यानी कि विरोधी तो दिखता है, वन एक्सपेक्टेशन किसी की आशाओं पर, बट इट इज नॉट रियली सो, लेकिन वास्तव में वो कंट्राडिक्टरी होता नहीं है। उल्टा लगता जरूर है लेकिन उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल भी अपोजिट नहीं होता, मीनिंग बिल्कुल सीधा साधा होता है। कहने का मतलब है एट फर्स्ट इट सीम्स एब्सर्ड और इम्पॉसिबल, शुरू में तो ये रहस्यमय और इम्पॉसिबल दिखाई देता है, असंभव लगता है, बट रिवील्स एन इम्पोर्टेंट ट्रूथ, लेकिन एक महत्वपूर्ण ट्रुथ को ये प्रकट करता है। एग्जाम्पल समझिए। तो फिर बाद में हम ऑक्सीमोरन और एंटीथीसिस के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, पहले पैराडॉक्स के एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, कला जो है छिपाने वाली कला में कहलाती है। कला जो है एक छिपे में निहित होती है। इसका क्या अर्थ है? आपको लगेगा जो कला छिप जाती है तो उस कला का क्या मतलब रह जाता है, उस आर्ट का क्या मतलब रह जाता है जब वो आर्ट पहले ही छिपी हुई है। लेकिन यहाँ कहने का अर्थ ये नहीं है। यहाँ कहने का अर्थ है, आपने बहुत सारी पोइम्स पढ़ी होंगी, बहुत सारी पोइम्स देखी होंगी आपने, तो उनमें बहुत सारी फिलॉसफिकल पोइम होती हैं, तो उसमें एक गंभीर फिलॉसफी छिपी होती है। बहुत सारी कला आकृतियाँ होती हैं जिसके अंदर एक रहस्य छिपा होता है। तो वो कला की वो आकृति और वो पोइम अपने आप में बहुत सुंदर आर्ट का एक पीस बन जाती है।
तो उसे कह रहे हैं आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट। ऐसा नहीं है कि किसी भी आर्ट पर पर्दा लगा दिया और छिपा दिया तो वो आर्ट बन गई। वो छिपाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि उसके अंदर छिपे हुए रहस्य की बात हो रही है, मिस्ट्री की बात हो रही है। हु प्रेजेस एवरीबडी प्रेजेस नोबडी। वह व्यक्ति जो सबकी प्रशंसा करता है वो किसी की प्रशंसा नहीं करता। इसका मतलब ये सही है कि जो व्यक्ति सबकी प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब है वो चापलूसी कर रहा है, वो व्यक्ति फ्लैटरी कर रहा है, वो प्रशंसा नहीं कर रहा है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बालक जो है एक आदमी का पिता है। तो ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल अपोजिट लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, यानी कि कोई बालक बड़ा होकर क्या बनेगा ये उस बालक के बचपन में ही तय हो जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब है एक बालक का बचपन एक पुरुष का निर्माण करता है। हेयर आर रूल्स, इग्नोर आर रूल्स। यहाँ पर जो नियम है इसका मतलब वो नियम कौन से हैं कि सभी नियमों को अनदेखा कर दो। तो समझ गए होंगे विरोधाभास क्या है। अब देखिए ऑक्सीमोरन क्या होता है। ऑक्सीमोरन होता है, ये मतलब भी विरोधाभास होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग के जो वर्ड्स होते हैं वो एक साथ रखे होते हैं, बिल्कुल अपोजिट मीनिंग है। बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट, दोनों अपोजिट मीनिंग है, दो उनको साथ साथ रख दिया गया है। ही इज इरेगुलरली, रेगुलरली इरेगुलर। तो देखिए दोनों ही शब्द बिल्कुल अपोजिट मीनिंग के हैं, तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीमोरन। लेकिन ऐसे ही अपोजिट मीनिंग के दो सेंटेंस होते हैं, दो थीसिस होती हैं, दो स्टेटमेंट होते हैं, तो उसे बोलेंगे एंटीथीसिस। तो एंटीथीसिस में स्टेटमेंट अपोजिट होते हैं और ऑक्सीमोरन में वर्ड अपोजिट होते हैं। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, दोनों अपोजिट मीनिंग है। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो ये ऑक्सीमोरन है। अब आप देखिए दोनों एंटीथीसिस और ऑक्सीमोरन दोनों ही पैराडॉक्स से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि पैराडॉक्स में अपोजिट लगता है, सिर्फ दिखाई देता है, होता नहीं है। और एग्जाम्पल देखते हैं पैराडॉक्स के। कॉवर डाइज मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ्स। जो कायर लोग होते हैं अपनी मौत से पहले कई बार मर चुके होते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन कहने का अर्थ ये नहीं है। मीनिंग क्या है, कॉवर्ड्स डाइज मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ, इसका मतलब हुआ है कायर लोग डर डर कर अपना जीवन जीते हैं, और वे डर डर कर अपना जीवन जीते हैं, इसका अर्थ है वे मर मर के जीते हैं, कई बार मर चुके होते हैं, उनका जमीर कई बार मर चुका होता है। आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। मुझे तो एक ही बात पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। एवरीबडी इज स्पेशल, इफ एवरीवन इज स्पेशल नो वन इज। जब हर किसी को आप स्पेशल मानेंगे तो इसका मतलब है कोई भी आपकी नज़रों में स्पेशल नहीं है। द लाउडर यू आर द लेस दे हियर, द ओनली कॉन्स्टेंट इज चेंज। अब हम बात करते हैं आयरोनी की। देखिए आयरोनी क्या होता है। आयरोनी में होता है कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं, आपका जो कह रहे हैं उसका मीनिंग अलग है, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग है वो बिल्कुल अलग होता है। तो ये होती है आयरोनी। एग्जाम्पल ले इसको पढ़ने से पहले, तो देखिए एक बॉय है तो वो बेढंगे कपड़े पहन के आया है, उसके कपड़ों का जो सेंस है वो मजाकिया टाइप का है। तो आप उसकी कैसे तारीफ करते हैं कि आप बड़ा सुंदर लग रहे हैं, काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं। एक्चुअली में वो लग बेवकूफ़ रहा है, लग बिल्कुल फूलिश रहा है, फूहड़ लग रहा है, फिर भी आप कहते हैं कि आप बड़ा सुंदर लग रहे हैं। तो आपके कहने का अर्थ जो है बिल्कुल अपोजिट होता है। तो यही इसका आयरोनी है। आयरोनी इज द यूज ऑफ वर्ड्स।
टू कन्वे द अपोजिट ऑफ देयर लिटरल मीनिंग। जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका जो निहित अर्थ होता है, जो छिपा अर्थ होता है, वो बिल्कुल अपोजिट होता है। एन एक्सप्रेशन इंटेंडेड टू हैव द अपोजिट मीनिंग, ये ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें बिल्कुल अपोजिट मीनिंग होता है। जैसे नो डाउट, इस एग्जाम्पल को समझिए। नो डाउट ye आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विद यू। चलिए सिचुएशन को समझाते हैं। नो डाउट ye आर द पीपल, तुम वो लोग हो, एंड विजडम शैल डाई विद यू, और जो ज्ञान है वो तुम्हारे साथ मरेगा। सिचुएशन समझ लीजिए, एक व्यक्ति अपनी लंबी लंबी खींच रहा है, कह रहा है मुझे इतना ज्ञान है, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तो सामने वाला कह रहा है, बोले हाँ तुम तो भाई हो, तुम मर जाओगे तो तुम्हारे साथ ज्ञान भी चला जाएगा। ये उन्होंने शाब्दिक अर्थ कहा, और इसका छिपा हुआ अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम ही दुनिया में अकेले विद्वान नहीं हो, बल्कि और भी बहुत विद्वान हैं, लोग हैं, इसलिए सेखी ना बघारो। ये नीचे जो एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, सो आर दे ऑल ऑनरेबल मैन। यहां सिचुएशन क्या है? मार्क एंटोनी भाषण देता है, स्पीच बोलता है जूलियस सीजर के फनरल पर। तो वो ब्रूटस को एक ऑनरेबल मैन कहता है, बहुत कई बार ब्रूटस को वो ऑनरेबल मैन कहता है। फिर कहता है जो लोग ब्रूटस के साथ थे, जो कॉन्स्पिरेटर्स ब्रूटस के साथ थे, वो भी ऑनरेबल मैन है। तो यहाँ ऑनरेबल मैन के कहने का मतलब है कि जो ब्रूटस के साथ है वो बिल्कुल भी ऑनरेबल नहीं है। आयरोनी की हम टाइप्स की बात करें, 3 प्रकार की आयरोनी होती हैं। तो कह रहा है आयरोनी में बी स्टेटमेंट और सिचुएशन वेयर द मीनिंग इज कंट्राडिक्टेड बाय द अपीयरेंस और प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया। तो सिचुएशन हो सकती है आयरोनी, स्टेटमेंट हो सकता है। अब समझिए, तो इस प्रकार 3 प्रकार की आयरोनी होती है। वर्बल आयरोनी जो हमने अभी पढ़ा एग्जाम्पल, यू आर द मैन, और सिचुएशन आयरोनी और ड्रामेटिक आयरोनी। तो वर्बल आयरोनी तो समझ गए, एक कथन के माध्यम से बिल्कुल अपोजिट करना। वर्बल आयरोनी इज ए टाइप ऑफ विच इंटेंडेड मीनिंग ऑफ ए स्टेटमेंट डिफर फ्रॉम द मीनिंग दैट द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस। यानी कि जो शाब्दिक अर्थ होता है उसके वास्तविक अर्थ से बिल्कुल अलग होता है। तो अभी आपने जो एग्जाम्पल पढ़ा था, नो डाउट बट ई आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विद यू, ये तो वर्बल आयरोनी हो गई। अब हम बात करते हैं सिचुएशन आयरोनी की। तो सिचुएशन आयरोनी वो होती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हम उम्मीद तो कुछ और लगाते हैं लेकिन उसका रिजल्ट कुछ और निकलता है। तो क्या है, आप एग्जाम्पल लेंगे, सिचुएशन आयरोनी इन्वॉल्व्स एन इनइक्वलिटी बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली ऑकर्स। जो उम्मीद कुछ की जाती है और घटित कुछ होता है। एग्जाम्पल है टाइटैनिक, जो आपका शिप था, उसको कहा गया था कि ये अनसिंकेबल है, लेकिन अपनी फर्स्ट वॉयज में ही वो डूब गया। तो ये सिचुएशन आयरोनी है। अब ड्रामेटिक आयरोनी क्या होती है? ड्रामेटिक आयरोनी इज एन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय a narrative in which the audience knows more about the present or future circumstances than characters in the story। तो देखिए, जब कैरेक्टर्स के मुकाबले जो ऑडियंस ज़्यादा जानते हैं तो वो आपकी ड्रामेटिक आयरोनी हो जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, किंग लियर का एग्जाम्पल लें तो किंग लियर में रीगन गोनरेल और कॉर्डेलिया के बीच में जब किंग लियर अपने राज का डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो लोग कहते हैं कि कॉर्डेलिया पर ध्यान दीजिए, सोचते हैं कि कॉर्डेलिया ही अच्छी लड़की है, बाकी दोनों ही बदमाश हैं, लेकिन इस बात को किंग लियर नहीं पहचान पाता। तो ये ड्रामेटिक आयरोनी है। हैमलेट में क्या देखते हैं कि जब क्लॉडियस पूजा करता है तो लोग कहते हैं, ऑडियंस चिल्लाते हैं, अरे मार डाल मार डाल, यही मौका है, लेकिन
उस बात को हैमलेट नहीं समझ पाता। तो ये चीज़ ड्रामेटिक आयरनी होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।